ठीक है, चलो आज तो के लिए एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट। ठीक है, पहले लिखो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो। द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी मैनेजेस इट्स स्carce रिसोर्स मैनेजेस इट्स स्carce रिसोर्स। बेसिकली यही बोलता है कि इकोनॉमिक्स का मेन जो एजेंडा है, दैट इज हम लोग के पास जो रिसोर्सेज है कितने अच्छे से यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। अब स्केर्सिटी या फिर स्केर्स रिसोर्स का डेफिनेशन लिख लो। लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्स। लिमिटेड नेचर ऑफ सोसाइटीज रिसोर्स। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो स्केर्सिटी है सोसाइटी का, जो रिसोर्सेज है ये हम लोग है, राइट। ह्यूमन कैपिटल हो गया, एक तो लेबर हो गया, फिर तुम्हारा नॉर्मल मशीनरी हो गया, सबको एक कैपिटल एक रिसोर्स है जो स्केर्स है। अब इकोनॉमिक्स यही बोलता है कि हम लोग को इसको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा सच दैट हम लोग इसको बेस्ट एफिशिएंट यूज करें। अब एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम कॉस्ट, एकदम कम दाम में हम कैसे इस रिसोर्स को यूज कर, दैट इज नोन एज हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, अब तो इकोनॉमिक्स का मतलब तुम लोग को समझ में आ गया, स्कैरसिटी का मतलब ये समझे। अब तुम अगर पूछ सके भैया इकोनॉमी क्या है, हम लोग सुनते हैं ना इंडियन इकोनॉमी हो गया, उसके बाद तुम्हारा अमेरिकन इकोनॉमी हो गया, बोले इकोनॉमी हिट कर गया, तो उसका क्या मतलब, देख लो एक बार। देखो इकोनॉमिक्स में मैंने क्या बोला था कि इट इज द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्स, एफिशिएंट यूज। तो इकोनॉमी का मतलब है कि सोचो ये जो इंडिया है, इंडिया में कौन रहता है, हम लोग रहते हैं इंडिविजुअल्स। हम लोग के डिसीजन के ऊपर ना इंडिया चलेगा, राइट। कि सोचो तुम अभी सोचे कि भैया अभी मैं पेट्रोलियम का एक दुकान खोलूँगा, ठीक है, मैं प्रोडक्शन करूँगा पेट्रोलियम का, कुछ काम करूँगा, या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग करूँगा, ठीक है। अब तुमने इथेनॉल ब्लेंडिंग किया तो उसकी वजह से क्या हुआ, हम एक सीक्वेंस बता रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग किया तो उसकी वजह से पेट्रोल का प्राइस कम हो गया। अब क्या पता था, कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स है, पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो कार का सेल्स बढ़ गया। ओवरऑल सबके लिए मोटा मोटी सोच लो, कार मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उसको पैसा आ गया उसके पास, इंडिया ग्रो किया, राइट। तो तुम्हारा एक डिसीजन की वजह से पूरा इकोनॉमी मतलब एक चेन रिएक्शन होता गया। ये जो होल जो तुम्हारा जो चेन रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। इसका सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन लिख लो एक बार। उसके पहले ये लिख लो एक बार एफिशिएंसी का। तो व्हाट इज एफिशिएंसी। लिख लो द प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी गेटिंग द मोस्ट फ्रॉम इट्स स्केर्स रिसोर्स। टेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट्स स्केर्स रिसोर्स। और इकोनॉमी का लिख लो अ चेन रिएक्शन, द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ अ कंट्री। अब देखो तो हम लोग का आज टॉपिक था तुम्हारा थ्योरी ऑफ डिमांड, राइट, जो हम लोग क्लास क्लास भी किए।
अब जो डिमांड है ये हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल का जो डिसीजन है उसके ऊपर है, राइट। अब ये जो इंडिविजुअल है इसके बारे में हम लोग कुछ एजम्पशंस लेते हैं इकोनॉमिक्स, तो हम लोग लिख दो एक प्रिंसिपल्स है, ठीक है। देख लो एक बार, मैं इसका तुमको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर वन है तुम्हारा इक्वल फेस ट्रेड ऑफ। इक्वल फेस ट्रेड ऑफ में हम लोग के पास दो चीज़ आता है, ठीक है। तुम्हारा एफिशिएंसी, तो तुम लोग को डेफिनेशन पता है। एक है तुम्हारा क्वालिटी। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला था मैंने, तो एफिशिएंसी का ये मतलब एग्जांपल से समझा देते हैं कि जो रिसोर्सेज है मेरे पास तो मैंने एकदम अच्छे से यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल सोचो कि एक बहुत बिलियनियर है, अब उसकी एफिशिएंसी कब है कि वो जितना काम किया उतना उसको पैसा मिलना चाहिए। जो तुम ज़्यादा काम किए तुमको ज़्यादा पैसा मिलना है, राइट। ये तुम्हारे लिए करेक्ट है कि तुम ज़्यादा कष्ट कर रहे हो। बट इक्वालिटी जो बोलता है वो बोलता है जो पैसा सब लोग ने कमाया है ना, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। सोचो इंडिया का भी जीडीपी लेट से 100 रुपीज़, एफिशिएंसी के हिसाब से क्या बोलता है कि जो 100 रुपीज़ का जो मेरा स्केर्स प्रोडक्ट है या फिर चीज़ है, कि तुम कितना हेल्प किया है, बेनिफिट किया है, वो तुम्हारे ऊपर मुझे देना चाहिए। ठीक है, जैसे अंबानी ज़्यादा काम किया तो अंबानी को ज़्यादा मिलना चाहिए पैसा। बट इक्वालिटी बोलता है कि 100 रुपया है, अंबानी जितना किया ठीक है, बट मेरे को 100 रुपये इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट। तो हम लोग ये एक ट्रेड ऑफ करते हैं, इधर इफ इट्स एफिशिएंसी या फिर इक्वालिटी, तुम दोनों नहीं कर सकते। या तो तुम एफिशिएंट हो सकता है कि भैया हम जो काम कर रहा है मेरे को ज़्यादा मिल रहा है उसको कम मिल रहा है, या फिर इक्वालिटी हो सकती है तुम ज़्यादा काम किया ये कम काम किया बट ये भी ना रात को खा के सो पा रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल सिनेरियो है, ठीक है। तो दैट इज दिस, तुम ये एक ट्रेड ऑफ हो गया। अब दूसरा एक लिख लो जो तुम लोग उस दिन पढ़ा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है, बोले थे कि बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है, वो याद है, कुछ और बोलना पड़ेगा नहीं, वो याद है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, ठीक है। दूसरा वाला ये बिग प्रिंस। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ का क्या कॉस्ट, इट इज़ नॉट ऑलवेज मॉनिटरी टर्म्स, तो कुछ और टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि सोचो तुम्हारा पढ़ाई का कॉस्ट क्या है, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ पढ़ाई, क्या कॉस्ट। हम मॉनिटरी टर्म्स में नहीं पूछ रहे, इन जनरल बोलो क्या है पढ़ाई का कॉस्ट। हाँ हाँ, नहीं, पढ़ाई में और क्या कर सकते हैं, देख सकता है व्हाट आर यू गिविंग अप, का टाइम हो गया, लेजर हो गया, तो दैट इज योर कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब यही समझते हैं व्हाट यू गिव अप, नॉट ओनली पैसा, एवरी एक्सपेक्ट। बट मनी हम लोग कर देते हैं कि ये ना मतलब कॉमन टर्म है, यूनिवर्सल टर्म है, तो सब लोग को समझ में आ जाता है। ठीक है, एक जन क्या करता है कि देखो पैसा के लिए कोई अपना टाइम बेच देता है, तो क्या मतलब है तुम पैसा के लिए काम करने के लिए तुम कहाँ जाता है, ऑफिस जाता है, काम कर रहा है, ठीक है। तुम वो एक ट्रेड ऑफ कर, मेरे पास ये है। तो तुम देखिएगा ना इकोनॉमिक्स में ना जितना भी हम तुमको प्रिंसिपल्स बाद में बताएगा, आज के लिए इतने करेंगे ना, इंटर रिलेटेड होता है। तो ये अगर थोड़ा सा भी रिलेशन कर पाएगा ना कि इसके साथ ये क्यों रिलेटेड है कैसे है, बेसिकली सारा ना मोटा मोटी ये जो तुम्हारा प्रिंसिपल है सब सीख, कुछ अलग नहीं। समझ समझ में आ गया, मेन चीज़।
देखो उससे पहले सबसे पहले डेफिनेशंस कुछ लिख लो, बाद में हेल्प। नंबर वन, प्रोडक्शन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स into outputs by firms in order to earn profit। okay? और ब्रैकेट में लिख दो in order to earn profits। ब्रैकेट में लिख दो और to meet some other objective। बट टू होगा हम लोग का कंजम्पशन। कंजम्पशन, the act of using goods and services, act of using goods and services to satisfy wants। satisfy को अंडरलाइन करो। ठीक है? और लिखो दिस विल नॉर्मली इन्वॉल्व purchasing the goods and services। factors of production involve purchasing the goods and services। बता देता हूँ वो सब साथ। थर्ड है प्रोडक्शन कंजम्पशन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाँ हाँ वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लिखो द इनपुट्स into the production of goods and services। the inputs into the production of goods and services। इकोनॉमिक्स में हम लोग तीन तीन मेन इनपुट लेते हैं, वो है तुम्हारा लैंड, लेबर और कैपिटल। या फिर तुम उसको भी ऐसे लिख सकते हो, लैंड, लेबर एंड रॉ मटेरियल। ये तीन बेसिकली हम लोग फैक्टराइज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग दो चीज़ लेते हैं, दैट इज लैंड एंड कैपिटल। लैंड का ये लिख लो, लैंड हो गया तो के से डिनोट करते हैं, और लेबर को एल से। और शॉर्ट रन में ये याद रखना, शॉर्ट रन में हम लोग लेबर को जैसा है वेरिएबल होता है। ये जो लैंड है और कैपिटल है ये फिक्स्ड होता है। ये बता सकते हो कि ये क्यों होता है फिक्स्ड को? हम लोग ऐसे समझाते हैं बार से। ये देखो शॉर्ट रन का क्या मतलब बेटा, स्मॉल टाइम स्पैन। तुम एक छोटा टाइम स्पैन एक फट से घर या फिर लैंड नहीं खरीद सकते, तो इसलिए हम उसको फिक्स पकड़ते हैं। वेयर जो ये लेबर हो गया तुम्हारा, ये तुम सोचो आज तुमको लग रहा है कि नहीं मेरे को और 3 जन चाहिए काम के लिए, तो एम्प्लॉय कर सकते हो। हम लोग उसको वेरिएबल रखते हैं। वेयर तुम्हारा लैंड को हम लोग फिक्स रखते हैं शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और जब लॉन्ग रन हो जाता है तब दोनों ही वेरिएबल होता है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का एक बार लिखो। द टोटल लेवल ऑफ स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी। टोटल लेवल ऑफ स्पेंड इकोनॉमी। अब देखो प्रोडक्शन का क्या बोला था मैंने, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट बाय फर्म्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिलीवर का हो गया। यूनिलीवर तुम्हारा एफएमसीजी कंपनी एक था।
अब ये जो एफएमसीजी कंपनी इनपुट्स क्या लेता है, तुम्हारा कोई भी लेके पकड़ के चलो, रॉ मटेरियल हो गया जो शैम्पू बनाने के लिए लगता है, ग्लिसरीन वेसिन वो सब चीज़ ले लिया। अब वो सब ग्लिसरीन को वो एक मतलब फैक्ट्री में यूज़ करके प्रोसेस करके क्या निकालता है, शैम्पू निकालता है। शैम्पू को रिटेलर्स के पास देता है और जो हम लोग खरीदते हैं, राइट। तो ये हम लोग खरीद रहा है और उससे यूनिलीवर को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट्स, राइट, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रोडक्शन का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल से हम लोग एक फाइनल गुड और गुड्स में कन्वर्ट कर देना है, तो इस कन्वर्जन के थ्रू हम लोग को एक प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है इन ऑर्डर टू सम अदर ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सोचो एक फर्म है जो बहुत ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर, अब गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया देखो तुम इतना ज़्यादा कार्बन जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुमको एक और चीज़ करना पड़ेगा कि तुमको जो है पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कार्बन की। तो अब ये जो पेड़ लगा रहा है ये तो उसका मेन प्राइमरी मोटिव तो नहीं है, उसका प्राइमरी मोटिव इज ऑलवेज प्रॉफिट लेना। बट ये भी एक काम कर रहा है, वो प्लांट्स का जो सैपलिंग्स है वो सैपलिंग्स के थ्रू चीज लगा रहा है, तो एक प्रोडक्शन है काइंड ऑफ। उस ट्री से वो कुछ और भी यूज कर रहा है, दैट इज अप टू हिम, बट उसका मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो दिस ऑल्सो वी कैन से एज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा कंजम्पशन। कंजम्पशन का यही मतलब है कि तुम जो खा रहे हो इज यूजिंग इट टू सेटिस्फाई योर वांट, ठीक है, नो डाउट। और तुम्हारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे तुमने बोला, लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंड योर कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सब चीज़ तो तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्शन के लिए यूज होगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ, अच्छा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में, दैट इज रैशनल। हम लोग ये मानते हैं जो कंज्यूमर्स है ना, लोग रैशनल। अब रैशनल का एक बार डेफिनेशन, रैशनल या फिर रैशनल चॉइसेस मेक कर, डेफिनेशन, choices that involve weighing, choices that involve weighing up the benefits of any activity against its opportunity cost, choices that involve weighing up the benefits of any activity against its opportunity cost, so that the decision maker successfully maximizes their objective। ब्रैकेट में लिखो हैप्पीनेस और प्रॉफिट, so that the decision maker successfully maximizes their objective। ब्रैकेट में लिख दो हैप्पीनेस और प्रॉफिट। देखो कंज्यूमर इज रैशनल या फिर रैशनल चॉइसेस का यही मतलब है कि ना गलत नहीं लेता। फॉर एग्जांपल कि मुझे पता है ये मेरे लिए हार्मफुल है बट स्टिल मैं ले रहा हूँ। एग्जांपल ये सिगरेट्स हो गया, बट उस मुझे क्या मिल रहा है, हैप्पीनेस ना मिल, सेटिस्फाई हो रहा हूँ मैं। तो इसलिए एक कोई आदमी सिगरेट्स पीता है तो हम लोग ये सोच के चलते हैं कि ये जो है ना ये अपना रैशनल थिंकर है, जो उसको हार्मफुल कर रहा है वो नहीं लेगा, कभी कभी नहीं खरीदेगा। अगर जो उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, उसको जो हैप्पीनेस दे पा रहा है, वो वही चीज़ हर समय खरीदेगा या फिर वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें वो प्रॉफिट्स अर्न कर पाए। ऐसा कभी भी कोई मतलब प्रोडक्शन में नहीं चला जाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट ही नहीं अर्न हो रहा है, वो कभी नहीं करेगा। वो मतलब बोलेंगे कि वो रैशनल नहीं है कंज्यूमर, ठीक है, या फिर रैशनल चॉइसेस नहीं मेक कर रहा है। बेनिफिट्स का मतलब में समझ आ गया ना तुम लोग को, वो जो वहाँ पे बेनिफिट्स वाला पॉइंट था। ये तुम्हारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब चलो डिमांड वाला में चल। लॉ ऑफ डिमांड पता है, पता लॉ ऑफ डिमांड बताओ तो।
इट्स डिमांड डिक्रीज, डिमांड, यही हम तुमको लास्ट क्लास में बताया, ये वाला तुमको याद रखना है। तो एक बार लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन लिख लो। द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड, quantity of a good demanded per period of time, per period of time will fall as price rises, as price rises, and will rise as price falls, other things being equal। बोलो भाई, will rise as price falls, other things being constant या equal। ब्रैकेट में लिख दो सेटेरस पैरिबस, सेटेरस पैरिबस का स्पेलिंग लिख लो। सेटेरस पैरिबस, RISPARIBUS, ठीक है, सेटेरस पैरिबस। अब देखो ये है हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कमेगा, प्राइस कमा तो डिमांड बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, ये बेसिक। अब ये जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, बेसिकली हम लोग का मार्केट्स पे हो रहा है, जहाँ मार्केट का क्या मतलब है, इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड हम लोग का कहाँ चलता है या फिर डिमांड कहाँ पे होता है, मार्केट्स पे, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग ये मानेंगे ये जो मार्केट्स है ना, ये हम लोग के लिए अभी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कंपटीशन कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है बता सकते हो? वेरी गुड, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन लिख लो। अ सिचुएशन where the consumer and producer of a product, producer of a product, a situation where the consumer and producer of a product are price takers। नीचे प्राइस टेकर के नीचे लिख दो एक बार, अ पर्सन और अ फर्म, प्राइस टेकर के नीचे लिख दो, अ पर्सन और अ फर्म with no power able to influence the market price। ये तुम्हारा एकदम बेसिक सा डिमांड के हिसाब से समझना। हम लोग को पता है कि लेट से ग्राफ बना लेते हैं, ये जो प्राइस टेकर वाला पॉइंट, ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लिखते हैं हम लोग, डिमांड मेरा कैसा होता है, तब ग्राफ जो होगा कैसा होगा, हाँ होगा कि मेरा डी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है हम लोग इसको टू टाइप्स ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप, तो टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते। क्यों है ये इनवर्स, एक है तुम्हारा इनकम इफेक्ट आई ई, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा सब्सटीट्यूशन। इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन एक बार लिख लो, लिख लो फिर समझा।
इनकम इफेक्ट के नीचे लिख दो, द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस, द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस on quantity demanded, on quantity demanded arising from, arising from the consumer becoming, arising from the consumer becoming better or worse off, better or worse off as a result of price change of O double F, as a result of the price change. देखो ये समझो, लेट्स से इस पॉइंट पे प्राइस था तुम्हारा 5 और क्वांटिटी था 10, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पहले इनकम इफेक्ट क्या है, क्यों होता है इन्वर्स रिलेशन। देखो हम लोग को क्या पता, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा। लेट्स से प्राइस बढ़ के हो गया 6 रुपीज और इसे हम लोग ले रहे हैं 8, ठीक है। ये मार्केट का डिमांड है, मार्केट डिमांड है। अब हम तुमको ये पूछ सकते हैं कि देखो ये जो 5 से 6 रुपीज़ 1 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ है, इसकी वजह से क्या हो सकता है ना, बहुत जन पुअर फील कर सकते, पुअर इन द सेंस अब वो उसके पास उतना पावर नहीं है कि हम ये खरीद। पुअर का क्या मतलब है कि इसके पास उतना पैसा नहीं या फिर पावर नहीं है कि वो एक चीज़ खरीद सके, राइट। तो ये जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि फीलिंग पुअर, मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो टर्म इज, लिख सकते हो इधर, परचेजिंग पावर। तो ये जो तुम्हारा परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया। और लिखो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट लिख लो एक बार, द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस, the effect of a change in price on quantity demanded, on quantity demanded arising, arising from the consumer switching to or from, switching to or from alternative products, ब्रैकेट में लिख दो सब्सटीट्यूट, टू और फ्रॉम ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। अब देखो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, ये मेरा प्राइस बढ़ गया था, ठीक है, 5 से 6 रुपीज़ हो गया। अब इसको हम लोग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से हम समझ, लेट सपोज सेम गुड थोड़ा सा क्वालिटी में ख़राब है, वेरएज उसका प्राइस इससे भी कम है, 5 रुपीज़ से कम है। तो एक कंज्यूमर जो कि रैशनल है वो यही सोचेगा कि भाई मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा दे के मैं क्यों लूँ, मैं क्यों वो क्वान्टिटी ले लूँ, इससे बेटर मैं थोड़ा सा अपने आप का बेनिफिट, जैसे तुमको बोलो रैशनल चॉइसेस, कि अपना बेनिफिट और कॉस्ट को मैं वे इन कर रहा हूँ और उसमें मैं समझ जाता हूँ कि मेरे लिए कौन सा बेटर है। लेट से इसके हिसाब से वो बोलता है कि ये टी है मेरा, हम लोग ये पकड़ते हैं टी है, टी का प्राइस बढ़ गया तो वो बोलेगा भाई बेटर है ना, तो मैं 5 रुपीज़ से पहले था, अब वो जब 6 रुपीज़ हो गया मैं कॉफ़ी में शिफ्ट कर जाऊँ। अब मैं जब कॉफ़ी में शिफ्ट कर जा रहा हूँ तो मेरा डिमांड कम हो जा रहा है, राइट, टी का। उस हिसाब से 10 से तुम्हारा 8 हो गया। तो हम लोग दो टाइप से समझा सकते हैं ये इन्वर्स रिलेशनशिप, एक है तुम्हारा इनकम इफेक्ट और दूसरा हो गया तुम्हारा सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये समझ में आ गया। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को तो इतना इजीली समझ लेना कि ये सब्सटीट्यूट गुड है, इसके वजह से वो चेंज कर। अब देखो डिमांड कर्व, जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, फिर दुबा ने बोला था बहुत, शेड्यूल भी तुम लोग को याद ही था, डिमांड शेड्यूल।
मैंने क्या बोला था, ये कब होता है, ये वाला कर्व कब आता है, याद है? हम लोग इसको मतलब स्टैटिस्टिकल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं, जब एकदम ऐसे आता है ना, एकदम कर्व्ड होता है, हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस इन द सेंस कि यहाँ से यहाँ तक में हम लोग बहुत सारा नंबर आते हैं, इन जगह बहुत सारा नंबर है, तो हम लोग उसको ना पिन पॉइंट नहीं कर सकते, इस हिसाब से हम लोग उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो तब ना हम लोग का ग्राफ बनता है एकदम स्ट्रेट स्मूथ लाइन बनता है, ठीक है। बट और सिंप्लिसिटी हम लोग लेट्स सपोज ये पकड़, ये वाला ग्राफ बनाना आता है तुम लोग को, ग्राफ में दिक्कत नहीं है ना कभी? लेट्स से ठीक है, समझ में आ गया, इनवर्स रिलेशनशिप है, 3 रुपीज़ में कितना आएगा मेरा, आ रहा है 1। अब ये भी तुम लोग को बता देते, ये जो ग्राफ हम लोग जब ड्रॉ करते हैं ना, ये लाइन सॉलिड बनेगा, सॉलिड लाइन पता है ना, ऐसे सॉलिड लाइन, ठीक है। बट तुम जब उसको जॉइंट दिखाओगे ना कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करे क्या करे, तब हम लोग डॉटेड बनाते हैं, तो इससे ना इजी रहता है समझने के लिए और जिसको समझा, तो एग्जामिनर ये सब देख ले, एक बार चेक कर ले। तो डिमांड कर्व का डेफिनेशन लिख लो एक बार। A graph showing the relationship, a graph showing the relationship between the price of a good and the quantity of the good demanded over a given period of time, over a given period of time. Price is measured on the vertical axis. Price is measured on the vertical axis. Quantity demanded is measured on the horizontal axis. Quantity demanded is measured on the horizontal axis. Quantity demanded equals to the amount of a good, horizontal axis demanded, the amount of a good that a consumer is willing and able, the amount of a good the consumer willing and able to buy at a given price over a given period of time. अब बताओ तो, याद है कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व से लोग मार्केट डिमांड कर्व कैसे लाएंगे? वो वर्ड क्या था? हाँ, इंटरसेक्ट नहीं था, कौन सा समेशन था? हॉरिजॉन्टल। ये वाला किए थे हम लोग, एक ऐसे है और एक ऐसे है, दोनों को प्राइस को कांस्टेंट रख के दोनों को हम लोग क्या ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा? ग्राफ एक तुम लोग
आ सकता। ग्राफ और अच्छे से बना दे तो लिख दो। लेट्स से हम लोग D1 बोलते हैं, डिमांड पर वन, और ये तुम्हें डी। और इस पॉइंट को याद रखना, इसको लिख लो E1 2। देखो कोई भी डाउट है तो बताओ। मैं Q3 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 Q1। ठीक है। देखो हम लोग को क्या समझ में, प्राइस ऑफ डिमांड, राइट। प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करेगा उस हिसाब में डिमांड। अब देखते हैं अदर डिटर्मिनेंट। पहले वाला डिटर्मिनेंट बताओ क्या हो सकता है, टेस्ट। टेस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना प्रोडक्ट डिज़ायरेबल होगा उतना उसका डिमांड बढ़ेगा, जितना उसका कम डिज़ायरेबल होगा कम होगा। तुम लोग इसमें अगर सोचो बोल दे कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो उसके साथ ये हेडिंग के साथ एक दो लाइन लिखना पड़ेगा। व्हाट यू कैन राइट हियर, इधर भी लिख लो टेस्ट के हिसाब से। द मोर डिज़ायरेबल will find the good, the more they will demand। डिजायरेबल होगा उतना वो लोग डिमांड करते हैं। उसके साथ ही लिख लो टेस्ट आर अफेक्टेड बाय एडवर्टाइजिंग, बाय ट्रेंड्स एंड फैशन, कॉमा बाय ऑब्जर्विंग अदर कंज्यूमर। ये ऑब्जर्विंग अदर कंज्यूमर्स के ब्रैकेट में लिख दो बैंड वैगन इफेक्ट। फिर से बोलूं, द मोर डिजायरेबल पीपल फाइंड द गुड, द मोर दे विल डिमांड। टेस्ट आर अफेक्टेड बाय एडवर्टाइजिंग, by trends and fashion, by observing other consumers, bandwagon effect, bracket में। bandwagon effect लिख लिया, और उसके बाद लिखो थोड़ा सा और लिख लो, थोड़ा 2 मार्क के लिए लिख जा रहा हूँ, कंसिडरेशन ऑफ हेल्थ एंड एक्सपीरियंस ऑफ कंज्यूमिंग द गुड ऑन प्रीवियस ओकेजन।
considerations of health and by experience of consuming the good on previous occasions. तो तुम एक गुड लिए, उसका तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, उसका तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तुम खरीदोगे नहीं, खरीदोगे, तो वही ये समझा। नेक्स्ट क्या हो सकता है हम लोग का, द नंबर, ये हम तुमको एकदम मेजर हेडिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड, ठीक है। गुड, गुड को हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव गुड्स, याद रखना। पहले समझा, जितना मेरा सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस होगा, दूसरा जो गुड है ऑल्टरनेटिव गुड, तो अपना डिमांड बढ़ेगा, राइट, है ना। कौन सा इफेक्ट बोलेंगे हम, दो इफेक्ट मैंने बताया था ना, कम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन, देखो क्यों, ठीक। और अगर अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत ज़्यादा है, तब टी कॉफ़ी नहीं, टी कॉफ़ी और भी बहुत कुछ है, तो क्या होगा ऐसा। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा सब्स्टिट्यूट गुड, तब क्या होगा डिमांड। ये जो सब्स्टिट्यूट गुड ये कॉम्पिटिटिव गुड है ना, तो लोग ऐसे समझ, प्राइस के ऊपर सोचो, अगर प्राइस बढ़ गया ना, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाए, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड बहुत ज़्यादा घट जाएगा, और दूसरा जो ऑल्टरनेटिव गुड्स है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट बहुत ज़्यादा इन द सेंस, देखो अगर वन ऑन वन सिचुएशन है, टी कॉफ़ी, तो प्राइस बढ़ा कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का जितना लोग छोड़ेंगे वो लोग डायरेक्टली टी में ही जाएगा, राइट। तो टी का प्रपोर्शनेट चेंज होगा, 5 जन कमा तो इधर भी 5 जन ही आएगा। बट अगर समझो 1:7 है, तब एक जगह की जगह 7 जन है, तो ना वो डिवाइड हो जाएगा 5 जन, किसी में एक जन जाए, किसी में 2 जन जाए, किसी में 3 जन, तो प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं होगा। एक याद रखना कि नंबर ऑफ, हमारा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स के हिसाब से क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक बार लिख लो ये वाला, द हायर द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, the higher the price of the substitute goods, the higher will be the demand for this good. Higher the price of the substitute good, higher will be the demand for this good as people switch from substitutes. As people switch from substitutes. From substitutes. कॉम्प्लीमेंट्री क्या गुड्स था, याद है। ठीक है, अब तुम बताओ तो मुझे, अगर नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ, नॉट प्राइस, अगर मेरा नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड ज़्यादा है, तो इस गुड का क्या होगा, मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट, अच्छा वेरी गुड, अच्छा बात है, बट एक एग्जांपल देके समझाओ। हाँ हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड कम हो जाए, ठीक है। सिमिलरली इधर भी तुमने देखा कि अगर नंबर ऑफ कॉम्प्ली सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड भी कम हो जाएगा, कम इन द सेंस कि ठीक से प्रोपोर्शनल चेंज नहीं होने वाला, डिफरेंशिएटली चेंज होगा, ठीक है। बट इसका बेसिक डेफिनेशन वही है कि एज द प्राइस इंक्रीजेज, उसका उसका भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लो एक बार जस्ट।
कि हायर द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, हायर द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, lower will be lower will be the demand for this good as as people as people consume them together, as people consume them together. Okay? अब मेन तुमको पहले गुड्स के बारे में समझा दे। गुड्स, ठीक है, ये लिखो गुड्स विथ रेस्पेक्ट टू इनकम, डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, लिख लो एक बार। गुड्स विथ रेस्पेक्ट टू इनकम, नंबर वन है आपका नॉर्मल गुड्स, ये क्या समझ रहे हो, ये जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है, ठीक है, ये वाला तुम क्या समझ रहे हो तो? एग्जाम्पल, राइट, राइट। और तुम्हारा इंफीरियर गुड्स कौन सा हो गया? बाजरा की रोटी, लो क्वालिटी राइस, वेरी गुड। अब लेट से मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन। ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मली डिमांड कर्व है, नॉर्मल वाला ED1, ठीक है, इधर प्राइस हो गया, तो इधर क्या होगा? मेरा गुड जो है वो नॉर्मल गुड है, ठीक है, और मेरा इनकम बढ़ गया है, इनकम मेरा बढ़ गया है। तो बताओ तो अब मेरा ये डिमांड कर्व है, इसके रेस्पेक्टिवली क्या होगा? क्या मैं ऐसे बढ़ूंगा, ऐसे बढ़ूंगा, क्या होगा? मैं ऐसे जाऊंगा कि लाइन पे ही रहूंगा, कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा जो गुड है नॉर्मल गुड है, ठीक है, अब जो मेरा इनकम बढ़ चुका है, तो मेरा जो नया जो डिमांड आएगा इसी लाइन पे होगा कि इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? डिमांड बढ़, ठीक है, समझे तुम क्यों होगा शिफ्ट? क्योंकि देखो, बेसिकली इतना ही सिंपल है कि एवरीथिंग रिमेनिंग कांस्टेंट में लॉ ऑफ डिमांड, ये जो है ना डायग्राम, ये लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें जब भी प्राइस अप डाउन करेगा तभी हम लोग ऐसे ऐसे जाएंगे, इस साइड या फिर इस साइड जाएंगे, ठीक है। अगर प्राइस छोड़ के कुछ भी अप डाउन कर रहा है तो हम लोग इस साइड जाएंगे। तो लेट से मेरा इनकम बढ़ गया तो हम लोग कौन सा साइड जाएंगे, राइट की लेफ्ट? इस साइड चले गए, ठीक है, ED1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कैसे समझा पाए कि सही में शिफ्ट हुआ है, बड़ा है डिमांड, हम लोग ऐसे दिखा देंगे कि लेट से P1 है, पहले जब इनकम मेरा लेट से I1 था, तब मेरा क्वांटिटी वन था Q1। अब सिंस मेरा वो बढ़ गया है इनकम, I2 हो गया है, अब मेरा इनकम बढ़ गया है Q1 स्टार, ठीक है। एक बार ड्रॉ कर लो, यहाँ पे लिख दो I1, देख लो I2, I1 I2 है तुम्हारा चेंज इन इनकम। सिमिलरली मेरे को इंफीरियर गुड्स के लिए बना के दिखा, ठीक है, इनकम बढ़ा है,
ये वाला नोटेशन याद रखना, इसका मतलब राइज है, ठीक है। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है तुम लोग? अब इन्फीरियर के लिए ड्रॉ करके देखो। बन गया तुम्हारा? शिफ्ट कौन से साइड में हुआ है? ठीक है, और नीचे एरो दिखाओ क्वांटिटी डिमांडेड में। क्वांटिटी कैसे, कहाँ से कहाँ? शिफ्ट कहाँ दिखा रहे हो तुम तो बस 200 लाइन ड्रॉ कर दी, शिफ्ट दिखाओ। हाँ बट तुमको तो शिफ्ट दिखाना होगा, कैसे एरो बनाओ शिफ्ट से। क्वांटिटी का शिफ्ट दिखाओ, क्वांटिटी किस साइड से किस साइड जा रहा है। कम हो रहा है ना, इन्फीरियर है, इनकम बढ़ रहा है तो मैं कम लूंगा, ठीक है। ड्रॉ। ठीक है, तो तुम लोग को समझ में आ गया है? अब ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे की कोई भी डाउट होगा तो बता देना।